एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हम लोग ने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसके अंदर 3 मेथड थे, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने नेट एसेट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे यील्ड मेथड के हिसाब से, यील्ड मेथड के हिसाब से आपका शेयर्स का वैल्यू क्या होगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो यील्ड मेथड के अंदर 2 मेथड है, एक एक्सपेक्टेड अर्निंग होता है और दूसरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। नाम से ही पता चल रहा है, यील्ड मतलब शेयर्स का वैल्यू निकालो। अगर समझो कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी के शेयर का वैल्यू कितना होगा बेस्ड ऑन हिज अर्निंग। उस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू कितना होगा बेस्ड ऑन डिविडेंड। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सा है। यील्ड मतलब जहाँ पे भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो रिटर्न के बेसिस पे तो याद रखना, रिटर्न 2 टाइप का होता है। एक अर्निंग मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, और एक होता है दूसरा डिविडेंड, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। इस बेसिस पे शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। तो पहला अर्निंग है, तो अर्निंग का कैसे निकलेगा? तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यील्ड मेथड अर्निंग बेसिस इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड अर्निंग, कितना आपने अर्न किया, इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दोनों में देखो ये थोड़ा सिमिलर लगता है, लेकिन ये पर शेयर है। एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है और ये टोटल शेयर कैपिटल कितना है, तो इनटू पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अर्निंग, अगर अर्निंग के बेसिस पे किसी शेयर का भाव निकालना चाहते, वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको कैपिटलाइज्ड अर्निंग लेनी पड़ेगी, मतलब अर्निंग लेनी पड़ेगी। कैपिटलाइज अभी छोड़ दो, अर्निंग लेनी पड़ेगी। अर्निंग को पर शेयर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कैपिटल से डिवाइड करो, तो आपको जो भी प्राइस आएगा दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर एज पर यील्ड मेथड अर्निंग बेसिस। ठीक है, एग्जाम में भी क्या करना है, यही फॉर्मूला पहले लिखना है। अब ये फॉर्मूले में आपको 3 चीज़ चाहिए, तो ये 2 चीज़ जो है ना आपका, कौन सा, पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर्स, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा एग्जाम में बैलेंस शीट में। तो ये दोनों तो एक एक करके लिखने का कि पेड अप वैल्यू भाई 10 रुपया है और शेयर कैपिटल का टोटल है 10 लाख रुपए, जो भी रहेगा अमाउंट। ठीक है, और फिर लिखने का कैपिटलाइज अर्निंग क्या है। तो कैपिटलाइज अर्निंग का मतलब होता है जितनी भी अर्निंग आपने एक्सपेक्टेड की है वो लेने का, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एकदम सिंपल है ना। कैपिटलाइज अर्निंग का मतलब क्या होता है, जो भी अर्न आपने किया है उसको आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का एकदम सिंपल, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 1 करोड़ करते हो, आपको पता है कि अगर 1 करोड़ आपने एफडी में डाला तो 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एटलीस्ट आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करो तो 6% या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं भी लूँ तो एफडी में तो मेरे को 6% मिल रहा है ना, बराबर है। तो ये 6% क्या हो गया, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए, आई बात समझ में? तो 6% मिल रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे अर्न करना है, समझो 1 लाख रुपए अर्न करना है। ओके, 1 लाख रुपए अर्न करना है। अब मार्केट में रेट, नॉर्मल रेट कितना चल रहा है, 10%, तो डिवाइड बाय 10%। ये 100 का मतलब वही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। जब सम करेंगे तो समझ में आएगा। अब जैसे आप 1 लाख को 10% से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप काम करो, 1 लाख लिखो, डिवाइड बाय 10% करो, तो आपको 10 लाख आएगा। कितना आएगा, 10 लाख। 10 लाख आपकी कैपिटलाइज अर्निंग होनी चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो नॉर्मल रेट 10% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। तो अर्निंग को कैपिटलाइज करने का, आई बात समझ में? जितना भी अर्न करना चाहते हो उसको नॉर्मल रेट से कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज करने के बाद जो फिगर मिलता है वो इंक्रीज्ड होता है 10 लाख। तो इसका मतलब होता है 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपको 1 लाख मिलेगा। समझ में आया कैपिटलाइज अर्निंग का मतलब? कैपिटलाइज अर्निंग का मतलब होता है कि जितनी भी अर्निंग आपने एक्सपेक्ट की है, तो मैंने अर्निंग 1 लाख एक्सपेक्ट की है, तो 1 लाख
को अर्न करने के लिए मार्केट में रेट चल रहा है 10% के हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइज्ड अर्निंग। आई बात समझ में? तो ये कैपिटलाइज अर्निंग से घबराने का नहीं, नाम में लिखा है ना कैपिटलाइज, कैपिटल में कैपिटलाइज में कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटलाइज अर्निंग का मतलब होता है जितनी अर्निंग आप कमाना चाहते हो उसको कमाने के लिए नॉर्मल रेट जो भी दिया होगा उसके हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइज अर्निंग। आई बात समझ में? पहला यील्ड मेथड में अर्निंग बेसिस में कैपिटलाइज इनटू पेड अप वैल्यू, ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। कैपिटलाइज अर्निंग कैसा है, एक एक करके फाइंड आउट करो। तो कैपिटलाइज अर्निंग इज एक्सपेक्टेड इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। आई बात समझ में? अब ये एक्सपेक्टेड अर्निंग कैसे निकलती है? तो एक्सपेक्टेड अर्निंग निकलती है FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखा था। इसमें ऐड करने का ट्रेडिंग इनकम, लेस करने का प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो जितना भी आप फ्यूचर में मेंटेन करना चाहते हो प्रॉफिट वो लेने का, और जो भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के टाइम पे आपने नॉन ट्रेडिंग इनकम को क्या किया था, लेस किया था। वो गुडविल के टाइम पे हम लोग नहीं करते, उसको माइनस करते। क्यों? क्योंकि गुडविल जो होता है वो गुडविल आपके बिजनेस एक्टिविटी से होना चाहिए, ना कि कोई दूसरी एक्टिविटी से, इसलिए आपकी जो नॉन ट्रेडिंग है उसको लेस किया था। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्निंग देख रहे हैं। अब वो अर्निंग आपकी रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, इसीलिए ऐड किया था नॉन ट्रेडिंग इनकम को। और लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो माइनस करना पड़ता है, क्योंकि आप ये जो अर्निंग फाइंड आउट कर रहे हो, डिविडेंड फाइंड आउट कर रहे हो, ये सिर्फ एक ही के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। जो मेन ओनर है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है, दे आर नॉट द एक्चुअल ओनर, दे आर द को ओनर्स। इसीलिए ये दो चीज़ को माइनस करने का, नॉन ट्रेडिंग एडजस्ट करने का, ऐड नॉन ट्रेडिंग इनकम लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। आई बात समझ में? तो कैसे फाइंड आउट किया हम लोग ने? सबसे पहले अर्निंग बेसिस का फॉर्मूला लिखा, कैपिटलाइज अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल। फिर हम लोग को पता नहीं यार कैपिटलाइज अर्निंग कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइज अर्निंग निकालो, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। अब ये नहीं, NRR एग्जाम में ऑलमोस्ट दिया होता है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पता नहीं कैसे निकालते, तो फिर लिखने का एक्सपेक्टेड अर्निंग इज इक्वल टू FMP ऐड नॉन ट्रेडिंग लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। एग्जाम में भी यही सीक्वेंस फॉलो करने का, फॉर्मूला लिखने का, एक एक को फाइंड आउट करने का, और फिर तीनों को फॉर्मूले में रख के आंसर निकालने का। आई बात समझ में? ये अर्निंग बेसिस हो गया। डिविडेंड बेसिस में भी नॉर्मल ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन देख लेते हैं। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। डिविडेंड में एक चीज़ इसमें और लेस होगी, वो हम लोग देखते हैं। तो डिविडेंड बेसिस में एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड के बेसिस पे शेयर का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें रेट देखना पड़ेगा कितना डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से, और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मार्केट में क्या चल रहा है भाई, कितना मिल सकता है वो रेट लेने का, डिवाइड करने का, इनटू पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर्स लेने का। समझो एक्सपेक्टेशन 25% है, तो 25 मार्केट में चल रहा है 20 और पेड अप वैल्यू है उसका 100, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा एज पर डिविडेंड बेसिस 125। आई बात समझ में? कितना रेट ऑफ डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बताओ, कितना नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मार्केट में चल रहा है वो बताओ, डिवाइड करो इनटू पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर्स, एक शेयर का भाव कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है। अब क्या करने का, ये फॉर्मूला जब लिखोगे तो आपको ये तीनों चीज़ चाहिए, तो ये तो रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन बचा एक्सपेक्टेड और नॉर्मल। नॉर्मल भी एग्जाम में दे देता है, तो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट लिखने का, नॉर्मल देखो यहाँ पे दिया एज पर मार्केट डेटा, तो वो अवेलेबल रहता है। फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड कब पे करती है, जब उसके पास प्रॉफिट होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा, डिवाइडेड बाय जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। डेरिवेशन देखो, डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी, जब उसके पास प्रॉफिट होगा, तो समझो प्रॉफिट है 100 रुपया, कौन सा प्रॉफिट, जो इक्विटी डिविडेंड के लिए होता है, डिवाइडेड बाय उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 2000,
एग्जाम्पल, तो 2000 के बेसिस पे 100 रुपये उन लोग को प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इंटू 100 रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट निकल के बाहर आएगा। तो क्या रेट होगा, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2000 कितना आता है, 5%। तो आंसर वुड बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 5%। तो इसका लॉजिक समझो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का रेट कैसे निकलेगा, तो कौन देता है डिविडेंड, कंपनी देती है, कंपनी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड कब देगी कंपनी, जब प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी को, वो लो, डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो मतलब जिसने भी इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो लेने का, इंटू 100 तो रेशियो आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ये प्रॉफिट अवेलेबल, ये तो मिल जाएगा आपको बैलेंस शीट में दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये कैसे आएगा, तो ये आएगा इस तरीके से, एफएमपी एड नॉन ट्रेडिंग लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और लास्ट में जो आएगा एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और फंड्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियसली जब अर्निंग में था तो इतना किया था, याद है, अर्निंग में सिर्फ ये पार्ट किया था, इसमें ये एक्स्ट्रा है क्योंकि कंपनी को कुछ ज़रूरत होती है, इसलिए प्रॉफिट में से थोड़ा पार्ट वो फंड में ट्रांसफ़र करके रखती है, तो वो माइनस करो तो जो भी आएगा दैट इज़ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी डिविडेंड। ये प्रॉफिट आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं फॉर डिविडेंड के लिए। तो अच्छा है ना। तो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो लेने का, डिवाइडेड बाय उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो इक्विटी शेयर कैपिटल लेने का, इंटू 100 करने का, रेट आ जाएगा। रेट इज़ ए परसेंटेज। तो सेम वे में ना, आप 100 मार्क का पेपर दे रहे हो, राइट, आपको कितना मिलने वाला है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना मिलने वाला है, 70 मिलने वाला है। पेपर कितने का दिया था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 100 रुपया ना, 100 मार्क्स का पेपर दिया था, इंटू 100, तो आपका जो रेट हो जाएगा वो 70% हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये पार्ट आपको समझना ज़रूरी है, एक ये डिविडेंड का और एक अर्निंग का। आई बात समझ में। तो इसको गो थ्रू करो एक दो बार और फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे लोग अजम्पशन ले लेते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे एडजस्टमेंट ऐसा आता है कि आपको अजम्पशन लेना पड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन वो थोड़ा 1% चांस है, लेकिन 99 दीज आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था नेट एसेट, ये हो गया यील्ड, और यील्ड के बाद आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में कुछ नहीं है, जो भी नेट एसेट का वैल्यू रहेगा प्लस आपका यील्ड का डिवाइड बाय 2 करने का। आई बात समझ में। तो इसको गो थ्रू करो, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।